हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 16 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो देखो, फर्स्ट न्यूज़ तो वही चीज़ चल रही है अभी भी। कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसने बहुत बुरे तरीके से एक तरीके कैप्चर कर लिया है बहुत सारी पॉपुलेशन को। आप देख सकते हो ये फ़ोटो यहाँ पे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यूज़ लगा दिए गए हैं, मॉल जिम्स इनको बंद कर दिया गया है। सिमिलरली यूके की तरफ भी आप देखोगे तो उधर भी बहुत सारे केसेस हैं। मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड कोरोना ने फिर से अपना अटैक कर दिया है और उसी का असर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि सूरत में जो क्रिमेशन एरियाज़ हैं वहाँ पर वेटिंग में चल रही हैं डेड बॉडीज़। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 ने कितना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है ज़िंदगी को, एक स्मूथ चलती हुई ज़िंदगी को। ठीक है, इसी तरीके देखो वैसे तो सोल्यूशन ह्यूमन बीइंग के पास में ही है इस चीज़ का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कोई काम की चीज़ हमारे लिए इस फ्रंट पेज पे देखें तो केवल एक तो थोड़ा सा ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप को हम कूल डाउन करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं और हर एक कोशिश की जा रही है कैसे भी करके दोनों बातचीत के टेबल पे आ जाएं। वैसे तो अभी जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुए हैं, एग्रीमेंट को ऑब्जर्वेंस में लिया गया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, बोले ये अपने आप में एक अच्छा ब्रेक थ्रू है। बट आने वाले टाइम पे और ज़्यादा ऑफिशियल्स की एंगेजमेंट होनी ज़रूरी है, उसके लिए बोला हम एंगेज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो बेसिकली इतना कुछ ज़्यादा कंटेंट हमारे लिए काम का है नहीं, तो डिस्कस तो नहीं करेंगे। इधर आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि भाई कॉलेजियम ने जब आपको रिकमेंडेशन भेज दी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो आप इतना डिले क्यों करते हो? आप कोई टाइमलाइन तो दो एटलीस्ट। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3 महीने लेंगे आने वाली जो भी 10 पेंडिंग नेम्स है जिनके ऊपर सोच के आगे डिसीजन लेने में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। तो बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम हमारे यहाँ पर काम करना शुरू होता है 1990s में, जब जजेस केस में अप्रूवल मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेकंड जजेस केस में कि भाई ठीक है चलो कि जो 4 जजेस का कॉलेजियम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेगा नाम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और वो नाम फिर बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन पर फिर डिस्कशन सोच समझ करके आगे फिर बढ़ेंगे और फिर बाद में उसका अप्रूवल मिल जाएगा, फिर वो सारा अपॉइंटमेंट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में सुप्रीम कोर्ट के। इनको चारों का ये जो ग्रुप है इसी को कॉलेजियम सिस्टम बोल दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल यही सिस्टम हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स को लेके चलता है। तो आपको जुडिशरियल वाला जो चैप्टर है ना सुप्रीम कोर्ट वाला, वो आप एक बार पढ़ोगे एम लक्ष्मीकांत से। आगे चलते हैं, इधर आगे देखें तो हमारे सामने यहाँ पर एक न्यूज़ देखते हो कि इंडिया जो है वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात कही है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने, और बोले चाइना ने अपनी तरफ से जो भी कैसी कोशिशें की उन सबको हम डट के जवाब देने के लिए रेडी हैं। तो बेसिकली इंडिया चाइना रिलेशन और ये फिर जो फ्रंट जो चल रहा है अभी आप देख सकते हो, एक तो मेन कंसर्न है अभी क्या हाईलाइट हो रहा है कि अफ़गानिस्तान से यूएस और नेटो की जो फोर्सेज हैं वो विड्रॉ करने वाली हैं। ठीक है, 1 मई से शुरू हो जाएगा और 1 सितंबर तक कंप्लीट करने की बातें चल रही हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के इनसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए गए कि चाइना के साथ में कैसे क्या रिलेशन आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीधा सा इनका एक स्टेटमेंट था कि भाई हमारा जो कुछ भी है अभी, ठीक है, उस चीज़ में हम चाइना को बिल्कुल, हमारी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी हम बिल्कुल उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको हम मेंटेन करने के लिए कैपेबल हैं। ये सारी चीज़ें बोली जा रही है, तो डिस्कस करने लायक कुछ कंटेंट है नहीं। इधर आप देखोगे 1994 का एस्पियोनेज केस, मतलब कि एक तरीके से छुपा रुस्तम वाला जो काम हो गया कि हाँ इसरो के एक्स साइंटिस्ट राइट जिनका नाम है नंबी नारायणन, तो बेसिकली इनको अरेस्ट कर लिया गया था एस्पियोनेज के चलते कि इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ स्केचेज जो हैं वो क्रायोजेनिक इंजन के एक रिपोर्टर, मालदीव बेस्ड एक रिपोर्टर को सेल कर दिया और उसने फिर बाद में, जिसका नाम था रशीदा, और उसने वो जो डेटा है, वो जो मैप्स हैं, स्केचेज हैं, वो पाकिस्तान को सेल करने का पूरा प्रोग्राम था। तो ऐसे में इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसकी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तक चली जानी इलीगल वे में, उसके चलते उनके ऊपर केस लगाया था, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। बट बाद में इन्वेस्टिगेशंस में पता पड़ा कि इनके खिलाफ जो केस था वो सारा का सारा एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक प्लानिंग थी। तो इनको फिर कॉम्पनसेशन देने की बात भी की थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में कि 50 लाख रुपए तक का इनको कॉम्पनसेट करने की बात है। तो यही बात है मेन। देखो आगे चलते हैं, फिर आगे अगर हम देखें तो हमारे पास है न्यूज़। इधर राजस्थान गवर्नमेंट ने भी वीकेंड्स पे कर्फ्यूज़ लगाने शुरू कर दिए हैं जो अर्बन एरियाज़ है उधर, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जा रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के द्वारा
कि जो फ्री राशन का जो प्रोविज़न था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि पिछली बार नवंबर तक चली थी, 30 नवंबर तक जो स्कीम चली थी, जिसमें लोगों को सस्ते में फ्री में अनाज अवेल कराया गया था और 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए थे। तो ये स्कीम अभी फिर से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। इसी पे ये आर्टिकल है। तो ज़रूरत तो वैसे इतना कुछ है नहीं डिस्कस करने का, मेन जो कंटेंट है वो आपने देखा। तो इसका जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1.75 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 26 मार्च 2020 को। इस स्कीम के अंडर में लगभग 80 करोड़ बेनिफिशियरीज़ को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में खाना प्रोवाइड किया गया था। इसमें आप देखोगे एडिशनल 5 किलो का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराया गया था। शुरुआत में तो स्कीम इंप्लीमेंट हुई थी अप्रैल मई जून 2020 में, फिर उसको एक्सटेंड करके जून 30 से बढ़ा करके फिर बाद में नवंबर तक लेकर के आ गए थे। तो ऐसे में इसी स्कीम की फिर से डिमांड की जा रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, क्योंकि अब कोरोना का आउटब्रेक फिर से हो गया है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो मनी ट्रांसफ़र करना बैंकिंग सिस्टम के अलावा, इसका क्या सिग्नल है। आरबीआई ने अभी जो अप्रूवल दिए हैं कि बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंक्स जो कॉमर्शियल बैंक्स के अलावा भी अब आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, और इवन कैश विदड्रॉ करना चाहो वो भी अलाउ किया जा रहा है। तो देखेंगे एक तो इस आर्टिकल को। दूसरा, यूएसए का अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट करना, इसका क्या मतलब है देखेंगे। अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने ओपिनियन जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा आगे चल, यूएस और रशिया के बीच में फिर से चिंताएँ शुरू हो चुकी हैं कि हैकिंग का एक मुद्दा सामने आ गया, जिसमें रशिया के ऊपर मतलब एक तरीके से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि भाई यूएसए के अंदर जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ भी काम होता है तो वहाँ पर रशियन जो एजेंसीज़ हैं वो हैकिंग का एक तरीके से एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती हैं, जिससे कि यूएसए में इंस्टेबिलिटी आए। तो इसके चलते अभी स्टिफ सैंक्शंस लगा दिए गए हैं रशिया पे। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। एक तो देखो इकोनॉमी तो क्राइसिस में है ही, आईएमएफ जो है वो पैसे दे ही नहीं रहा है। रही सही में वहाँ पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनके बीच में और जो एस्टैब्लिशमेंट है, पुलिस फोर्स है, उनके बीच में अभी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके चलते बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्राइसिस आ गया है। दूसरी तरफ ये काबुल वाला मुद्दा हम देखेंगे, यूएस से विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा नेपाल में जो सरकार है केपी ओली सरकार, तो उसको अब चिंता होने लग गई है, क्योंकि जो नेपाल के फॉर्मर किंग हैं जिनका नाम है ज्ञानेंद्र शाह, ये आपके सामने इमेज है, ये कुंभ मेले को अटेंड करने के लिए आए हरिद्वार। तो ऐसे में केपी ओली गवर्नमेंट इनकी मतलब सत्ता अभी डगमगा रही है, और रही सही में फिर किंग उनका विज़िट करना इंडिया में, तो वो क्या सिग्नल है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। ऐसे तो पॉलिटिक्स से ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने लायक है नहीं। इसके अलावा इधर देखो कोविड का, कि यूरोप में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसका मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं कोविड-19 के चलते हैं, जो कि बहुत ही दुखद बात है। इधर आप देखोगे ईरान में न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है वो तो चल ही रहा है। दूसरा, उस पर इजराइल का जो अटैक हुआ जिसमें कि ब्लैकआउट हुआ था, लाइट चली गई थी, वो हो गया था। अब न्यूक्लियर इशू के ऊपर फिर से बातचीत हो तो रही है, जिसमें एक तरफ पार्टी सारी हैं, जिसमें यूएसए हो गया या फिर दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं यूरोप की वो, और साथ में दूसरी तरफ हो गया ईरान। अब देखते हैं आउटकम क्या निकलता है, वो टाइम बताएगा। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है, आईएलएनएफएस ने एड्रेस किया है लगभग 43,000 करोड़ रुपए का डेट अभी तक, और रिकवरी अगर होगी आईएलएनएफएस की तो वो लगभग एक्सपेक्टेड है 61,000 करोड़ की। तो ये डेटा है आईएलएनएफएस से रिलेटेड, तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं डिस्कस करने के लिए। हाँ, हम देखेंगे ये वाला कि यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनके लिए 8 एप्लीकेंट्स की डिमांड आई थी, और उनके ऊपर रिव्यू करने के लिए आरबीआई ने अपनी तरफ से स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी SEAC इस्टेब्लिश किया था। तो उसको कहा गया था, SEAC को आरबीआई की ये मेंबर्स की ही एक कमेटी थी कि भाई आप बताओ कि किस को हम यूनिवर्सल बैंकिंग फैसिलिटी लाइसेंस दे सकते हैं और किन को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बना सकते हैं। ये चीज़ें बताई गई थी। ये चीज़ें हमारे काम की है नहीं, सिटी ग्रुप क्या कर रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP ऑक्शन, इसमें आरबीआई को हमें पता है कि आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट से जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको परचेज़ करने की बात की थी, तो उसका फर्स्ट लॉट आरबीआई ने कंडक्ट कर दिया। तो इसके चलते आप देखोगे कि इंडिया में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड बढ़ गई। तो ऐसे में क्या हो गया कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिलना शुरू होगा। देखो मार्केट में ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स हैं वो डाउन
हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट से धीरे धीरे आरबीआई जल्दी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने वाला है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही चीज़ बताई जा रही है। फ्यूल प्राइसेस हैं वो थोड़ी डाउन हुई है, ज़्यादा नहीं, इतनी 14-15 पैसे ही, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। बाकी और कोई भी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम डिस्कस करें। हाँ, एक थोड़ा सा ये है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा राइज हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो 8 ईयर का पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा लेवल पे चली गई होलसेल प्राइस इंडेक्स मार्च में, जिसका लेवल रहा 7.39। इसमें मेन वजह क्या रही? एक तो क्रूड ऑयल और एक मेटल प्राइस, इन दोनों की वजह से महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो अब एक दो आर्टिकल्स हैं जिनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन पेज से आर्टिकल है वाई मनी ट्रांसफर आउटसाइड बैंकिंग सिस्टम सिग्नल्स, मतलब क्या सिग्नल है, व्हाट है, वाई नहीं। तो इसमें आप देखोगे आरबीआई ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है कि अभी जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर पाएंगी, और साथ में अगर कैश विड्रॉ भी करना है तो कैश विड्रॉ भी करवाना अब आसान हो पाएगा। तो मनी सेंडिंग और कैश विड्रॉल दोनों चीज़ अलाउ करनी शुरू कर दिया आरबीआई ने अपनी तरफ से बैंकिंग सिस्टम से बाहर, जिसमें आरटीजीएस से कनेक्ट हो सकते हैं, एनईएफटी जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है उसके थ्रू, और सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम सीपीएसएस जिनको बोलते हैं उनके थ्रू। तो ये बात कह दी गई है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि एक एक्सपेंशन होगा नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सके डिजिटल मेथड्स पे। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से इसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या कहा है? जो सिंपल से स्टेटमेंट है, लिक्विडिटी फैसिलिटी अवेल करानी, जिससे कि आसानी से कोई भी अपने लेन देन कर सके, जिनमें आरटीजीएस से कनेक्ट करना और नेफ्ट से कनेक्ट करना, ये अप्रूवल दे दिया गया है। इसमें आप देखोगे जो फिनटेक कंपनीज है, माइनस मतलब हो गया कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो अब क्या धीरे धीरे अपने जो पैर हैं वो थोड़े और फैला सकेंगी। तो ऐसे में क्या है, एक तो कि जो लेबल्ड एटीएम कंपनीज है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है ट्रेड्स का, यहाँ पे देख सकते हो आप लेबल एटीएम ऑपरेटर, जिसमें आप देखते हो ट्रेड्स, जिसका फुल फॉर्म हो गया ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स ये कंपनी है, राइट, फाइनेंस टेक्नोलॉजी। तो इनको भी एक तरीके से अप्रूवल मिल गया है कि अब वो धीरे धीरे अपने बेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। आपको पता ही है गूगल पे, मोबीक्विक, पेयू, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, ओला मनी, ये सारी तो ऑलरेडी यूपीआई बेस्ड सिस्टम पे कल चल ही रही हैं, बट अब आरटीजीएस, नेफ्ट, इनका और अप्रूवल मिल जाएगा तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन को धीरे धीरे और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कर लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप देखोगे कि अभी तक तो क्या है, कोई भी एक इंडिविजुअल अगर लोन लेने जाता है तो उसका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, और क्रेडिट स्कोर बैंक्स चेक किस बेसिस पे करते हैं? कितने एसेट हैं, कितना लोन पहले लिया हुआ, उसका टाइम पे रीपेमेंट कर रहा है कि नहीं कोई, या फिर जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स है वो टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो भी इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, जो भी इंडिविजुअल अच्छे टाइम पे पेमेंट कर देता है अपने, तो उनका स्कोर अच्छा अपने आप बन जाता है, तो उनको पेमेंट अच्छे मिलने अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, या फिर लोन वो अच्छा खासा ले लेते हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम इन यहाँ पे बात करें ना, ये जो दूसरे नॉन बैंकिंग प्लेयर्स हैं, उनको अगर ये चीज़ फैसिलिटेट की जा रही है, तो अब क्या होगा कि इन पर्टिकुलर लोन, एसेट, क्रेडिट कार्ड, इनके अलावा भी कोई भी फंक्शनिंग अगर करता है, सेलिंग, परचेसिंग, या वो कुछ भी एडिशनल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो ऐसे में क्या है, वो एक्टिविटीज़ भी अब लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर होने लग जाएंगी। तो कहने का मतलब उधार लेना, खर्च करना, ये भी अब धीरे धीरे कंसिडर होने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि किसी को भी अगर क्रेडिट पे कुछ उठाना है तो वो फैसिलिटी अपने आप उसके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो इसके लिए आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। कैश विड्रॉवल की बात अगर करें तो इसमें एक चीज़ कही है, बोले केवाईसी करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये वॉलेट्स हैं, आपके सामने ये इमेज देख रहे हो आप, ठीक है, तो इन वॉलेट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन अगर कोई करे तो पैसे निकलवाने से पहले उसको अपनी केवाईसी करानी पड़ेगी, मतलब नो योर कस्टमर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो जाए तो फिर बाद में आप आराम से फिर ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर पाओगे नॉन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पर भी, ठीक है। इसके बेसिस पे कैश विड्रॉवल, जो कि एक और मोनोपोली रही है बैंकों की, केवल बैंक से ही आप पैसे निकलवा सकते हो, उस पर देखो केवाईसी का नॉर्म तो आरबीआई ने बोल दिया, बट अभी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी भी आरबीआई ने नहीं निकाली कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, वहाँ सभी क्या है, मान लो एटीएम से पैसे आप निकलवाते हो या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से कहीं पे जाते हो फिर पैसे निकलवाते हो, तो अब ये फैसिलिटी ये जो वॉलेट्स है ना, इनको भी आरबीआई के द्वारा दे दी गई है। अब बात करते हैं लिमिट की। तो लिमिट पहले तो देखो 1 लाख रुपए तक का ही प्रोविज़न था, अब इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक का प्रोविज़न कर दिया गया है,
ठीक है। अब धीरे धीरे देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कंज्यूमर अपने हिसाब से एंड यूज़र को बेनिफिट होता चला है, उसके हिसाब से फिर ये एक्सपेंड भी होते चली जाएंगी, सारी की सारी फंक्शनिंग है। तो ये बात हो गई कि क्या नॉन बैंक्स जो हैं वो थ्रेट हैं अब बैंक्स के लिए। तो देखो, पहले जो मोनोपोली बैंक्स की हुआ करती थी, जैसे बैंक केवल मोर्टार और ब्रिक से बने हुए, मतलब बिल्डिंग के अंदर जो बैंक चलते थे, आज बैंक धीरे धीरे, जैसे ही कोरोना आ गया, रही सही में जो डिमोनेटाइजेशन के बाद में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए यूपीआई लॉन्च किया, तो इनके सारों के रिजल्ट क्या निकल रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होने लग गए। और वही चीज़ अब क्या है कि इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में अभी तक तो क्या था, बैंकों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। अब उस पार्टिसिपेशन में नॉन बैंकिंग पार्टिसिपेशन भी अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। आज अगर आरबीआई की तरफ से हम देखें तो एशिया में फाइनेंस टेक्नोलॉजी हब की अगर बात करें तो इंडिया में जितना ज़्यादा फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज का बेस इंक्रीज हो रहा है ना, उतना तो ग्लोबल एवरेज भी नहीं है। इंडिया में लगभग, एशिया में पर्टिकुलर बात करें तो 87% फाइनेंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो भी पर्टिकुलर इंडिया की बात करें। और ग्लोबल एवरेज कितना है, केवल 64%। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इंडिया एक लीडर के तौर पर उभर के आ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे डिजिटल पेमेंट्स होगी, डिजिटल लैंडिंग, उधार लेना, पीयर टू पीयर लैंडिंग की बात करो, या फिर आप देखो क्राउड फंडिंग हो जाए, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करो, लेजर टेक्नोलॉजीज़ की बात करो, बिग डेटा, रैग टैग, सुपर टैग, ये सारी क्या है, टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां और ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर पा रही है। और आप देखोगे अभी बैंकों के लिए ये कोई चैलेंज ही नहीं है, बैंकों के लिए एक ये ऑप्शन भी है कि बैंक भी अपने गियर को चेंज करे और इन टेंडम, मतलब इसी टाइम पर अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करना शुरू कर दे, क्योंकि नहीं तो ये फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो बैंकिंग के फंक्शन को भी चैलेंज करना शुरू कर देगी। डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात करें तो किस तरीके से हुआ, देखो आरटीजीएस है ना, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो होता है ना, इसमें बड़े अमाउंट का सेटलमेंट होता है। तो जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ 2019-20 में, उसका 80% तो केवल आरटीजीएस में हुआ। इसके अलावा यूपीआई भी होता है, नेफ्ट भी होता है, आईएमपीएस भी आप करते ही हो, ठीक है। तो ऐसे में इनके ट्रांजैक्शंस भी धीरे धीरे राइज हो रहे हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड के यूसेज की बात करें या डेबिट कार्ड के यूसेज की बात करें तो अभी इनका भी यूसेज थोड़ा राइज हुआ है। डेबिट कार्ड कुछ ज़्यादा हुआ है मार्च 2020 के बाद में, और क्रेडिट कार्ड के यूसेज थोड़े से डिक्लाइन कर गए हैं। ये तो शॉर्ट टर्म डेटा है। बट सोशल डिस्टेंसिंग जो कोविड-19 के लिए एक मेन नॉर्म निकल के आई, उसमें क्या है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लग गए कैशलेस वे में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो यही चीज़ अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, यही ट्रेंड है, यही प्रोग्रेस है बैंकिंग सिस्टम की इंडिया में। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आरबीआई ने तो अपनी तरफ से पूरे ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं, अब बैंकों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और बाकी तो साइबर सिक्योरिटी तो मेन चीज़ है ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आफ्टर यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान क्या होगा। देखो, डोनाल्ड ट्रंप 2011 में, सितंबर 11 को, ठीक है, 2021 में विड्रॉ करने की बात कर ली है अफगानिस्तान से ट्रूप्स को। और आप देखोगे 9/11 अटैक जो हुआ था ना 2001 में, उसका असर ज़्यादा देखने को मिला था। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो चलो फिर भी विड्रॉ करने के लिए कुछ कंडीशंस तो रखी थी, बट जो बाइडन ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि हम तो पूरा फुल फ्लेजेडली रेडी हैं कि कैसे भी करके हमारे 2,500 से 3,500 तक जो ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उन सबको हम विड्रॉ करेंगे अफगानिस्तान से। आप देखोगे नेटो फोर्सेस भी वहाँ पर हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि अब अफगानिस्तान में क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, तो उसका असर, सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के पड़ोसी देशों पर तो ज़रूर पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि केवल अफगानिस्तान तक ही टच रह जाएगा, इसका असर आसपास के पड़ोसी देशों पर ज़रूर पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान में क्या होगा। देखो, तालिबान के लिए एडवांटेज है, मेन बात तो ये है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार ने तो ये कह दिया कि चलो ठीक है कि आप विड्रॉ करोगे तो हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं, बट तालिबान के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं। और ये भी कहा कि तालिबान अगर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहे तो हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए। बट तालिबान क्या कहता है कि हम एक्यूरेट एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर शरीयत लॉज अप्लाई हो। आप देखोगे शरीयत लॉ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हुआ करते हैं, जबकि इस्लामिक जहाँ पर अफगानिस्तान की जो सरकार है वो लिबरल है। तो ऐसे में एक कॉन्फ्लिक्ट राइज होने का डर है, और सिविल वॉर अगर निकल के आता है तो वो देखो आसपास में रीजनल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देगा। देखो, दोहा एग्रीमेंट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, जिसमें अमेरिका ने तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में कैसे भी सेटलमेंट कराने की कोशिश की थी, बट सीज़ फायर वायलेशन कर दिया तालिबान ने। इसके चलते फिर बाद में दोहा एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। आज आप देखोगे अफगानिस्तान के अंदर कि लगभग 325 डिस्ट्रिक्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो अफगानिस्तान को, जिनमें 76 जिलों पर तो तालिबान का अधिकार है जो कि 19% टेरिटरी है।
ऐसे 127 जिलों के ऊपर लोग, जो कि लगभग 32% एरिया हो गया अफगानिस्तान का, उस पर राज चल रहा है अफगानिस्तान की सरकार का। और बची हुई जितना भी एरिया है उस पर दूसरी फॉरेन मिलिट्री या इनका रूल चल रहा है। ठीक है, 2001 के बाद में, जब से अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस को आने का मतलब आई हैं, तब से लेकर के। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े एरिया को छोड़ करके अगर वो जाते हैं तो फिर देख सकते हो, फिर बचे हुए एरिया के लिए मारकाट तो डेफिनेटली होगी। तो एक सिविल वॉर जो होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट सरकार का क्या मानना, अफगानिस्तान का एक स्मूथ विड्रॉवल होना चाहिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए देखो, तालिबान के साथ में अगर एसोसिएशन देखें तब तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान की बात पर ही तालिबान अपने सिक्के या पत्ते चलाता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तालिबान ने भी अपनी तरफ से रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल एसोसिएशन नहीं रखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि एक तरफ पाकिस्तान को थोड़ी खुशी हो रही है तो दूसरी तरफ गम भी है। क्योंकि जब पिछली बार अफगानिस्तान में सिविल वॉर होने के चांसेस हुए थे, तब जब बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस आया था और सारे रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के पाकिस्तान में घुस गए थे। तो वही चीज़ अब कहीं ना कहीं चिंता का कारण भी बन रही है। बेसिकली तालिबान को प्रमोट करने में अफगानिस्तान की मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जब यूएसएसआर था ना, यूएसएसआर 1980s में, तो यूएसएसआर को अफगानिस्तान से भगाने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान का यूज़ किया और पाकिस्तान ने ये तालिबान के लड़ाके यूज़ किए। और ये तालिबान के लड़ाके जब यहाँ पे अफगानिस्तान में लड़ने चले गए तो यूएसएसआर वहाँ से चला गया। अब वही तालिबान के लड़ाके जो हैं वो यूएसए और पाकिस्तान के लिए नाक में दम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ जीतने का है तो दूसरी तरफ लॉस का भी है। रही सही में पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल, आप समझ सकते हो कि आईएमएफ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ अप्लाई कर रही हैं कि भाई आप अपनी परिस्थितियों को सुधारो, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट करते हो उनको रोको, नहीं आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम भी है पाकिस्तान के सामने। इंडिया की अगर बात करें तो देखो, हमें तो चिंता करने की बात है, क्योंकि अगर एक बार यूएसए विड्रॉ कर लेता है तो देखो यहाँ पर तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में खींचतान होगी। तो सिविल वॉर अगर शुरू हो जाता है और अगर अफगानिस्तान में अनरेस्ट आ जाता है तो ऐसे में आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रेडिकलिज्म बढ़ सकता है। दूसरा हक्कानी ग्रुप हो गया, जो कि आईएसआईएस की बैकिंग, आईएसआई जो कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी बैकिंग पे काम करती है और वो कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट करती है। तो उसका असर हमारे यहाँ पर लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं उनको कहीं ना कहीं कॉपरेट करने का मिलेगा। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो हमें भी अब थोड़ा सा सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। रशिया की अगर बात करें, चाइना की बात करें, ईरान की बात करें तो इनके अपने अपने इश्यूज़ है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर निकल रहा है ना पाकिस्तान के थ्रू, तो वहाँ पर अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी कहीं ना कहीं काले बादल मंडराएंगे। रही सही में उइगुर मुस्लिम्स को भी कहीं ना कहीं एक प्रमोशन मिलेगा कि हाँ भाई रेडिकल इस्लामिज्म प्रमोट हो रहा है अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के तालिबान के रूल से भी वो सपोर्ट मांग लेंगे तो चाइना के लिए वैसे चैलेंज हो जाएगा। तो ऐसे में अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाइना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो चाइना यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करने वाला है। दूसरा, यूएसए के एग्जिट में रशिया का रोल। देखो, रशिया यूएसएसआर के तौर पे जब 1980s में अफगानिस्तान में अपना रूल कर रहा था तब तो यूएसए की वजह से रशिया को बाहर धकेल दिया गया था। बट अब जैसे ही यूएसए बाहर निकलेगा तो रशिया फिर से एक्टिव रोल प्ले करने लग गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इट्स अ सर्कल, यहाँ से शुरू हुआ और रशिया और वापस वहीं पे आ गया। तो ये चीज़ अब रशिया भी अपनी तरफ से अपना रोल पूरा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे पे अगर ईरान की अब बात करें, देखो ईरान कैसे भी करके अब तालिबान के साथ अपने रिलेशनशिप को तो अच्छा खासा मैटर स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी मीटिंग्स भी हुई हैं, पर इनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल इशू है ना, जो थियोलॉजिकल डिवाइड है, क्योंकि ईरान है क्या शिया कम्युनिटी डोमिनेटेड कंट्री, जबकि जो तालिबान है वो सुन्नी कम्युनिटी है। तो ऐसे में इनके बीच में जो थियोलॉजिकल धर्म के लेकर के, जो विश्वास को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा चिंता का कारण बन सकता है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ 5 मेंबर आरबीआई पैनल ने इवेल्युएट किए हैं एप्लीकेशन। देखो, यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्सल एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके ऊपर सीधा यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो 8 एप्लीकेशंस आई थी और 5 मेंबर की ग्रुप स्टैब्लिश किया गया था, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी जिसको बोला गया था SEAC, जिसमें एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ बैठी थी। उनको फाइनलाइज करना था कि किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से 8 एप्लीकेंट में से ऑन टैप लाइसेंस, कि हाँ कौन चाहता है लाइसेंस बताओ, हम आपको लाइसेंस देंगे। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग 4 जो आप कह सकते हो लाइसेंस की डिमांड की जा रही है वो है, एक तो UAE एक्सचेंज एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, एक है रिपैट्रिएट्स
कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, रेपको बैंक हो गया, एक चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड हो गया, और एक पंकज व्यास एंड अदर्स वाला। तो ये 5 एप्लीकेंट जो हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ये तो आ गए किसके लिए, यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए, और 4 एप्लीकेशन ही आई है किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिमांड के लिए, जो यहाँ पर एग्जांपल है। तो अब इसको मार्च 22 को आरबीआई ने अपनी तरफ से SEAC इस्टेब्लिश किया था, जो कि 5 मेंबर की एक कमेटी थी, जो कि हेड की जा रही थी आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, डेप्यूटी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ के द्वारा। तो उनको इवैल्यूएट करना था कि यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो लाइसेंस हैं वो किन को देना है। तो बेसिकली इसमें जो कंडीशन रखी गई थी वो ये कि कोई भी एप्लीकेंट इन लाइसेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। एक तो ये पहली कंडीशन तो ये कि उस इंडिविजुअल या प्रोफेशनल को 10 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो एलिजिबल होना चाहिए कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर उसका अपॉइंटमेंट हो तो सीनियर लेवल के लिए वो एलिजिबल हो। अच्छा, एक चीज़, दूसरा, अगर कोई इंडस्ट्रियल हाउस, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस जैसे अंबानी हो गया, टाटा हो गया, ये अगर अपना खुद का बैंक खोलना चाहिए, यूनिवर्सल हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो उनको तो अलाउ नहीं किया कि ये ओपन नहीं कर सकते, पर हाँ वो एलिजिबल हैं कि इन जो दूसरे जो इंडिविजुअल प्रोमोटर्स हैं इनकी बैंकिंग के अंदर वो अपने शेयर्स इन्वेस्ट कर सकें, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर प्रोमोटर नहीं बन सकते, मैनेजमेंट अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो बेसिकली देखोगे आप, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारा काम किया जाएगा। अब इधर एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी आप देख रहे हो रिजर्व बैंक ने RRA 2.0 स्टैब्लिश किया है। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली RRA या फिर रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी स्टैब्लिश की, ये किसके द्वारा की गई, ये देखो आरबीआई ने की। इसमें काम क्या होगा कि 1 साल के लिए स्टैब्लिश की गई है, जो कि रेगुलेशंस को रिव्यू करेगी इंटरनली, जितना कुछ भी फंक्शनिंग आरबीआई के द्वारा की जा रही है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो RRA आप याद रख लोगे। तो देखो मोटी मोटी चीज़ जो थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो यहीं पे अपना डिस्कशन न्यूज़पेपर का ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।